सांची अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी रेनू ने उसे पुकारा। उसकी आवाज सुनकर सांची का कलेजा तो धक से कर गया था, लेकिन वो माँ की बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी, इसलिए पीछे मुड़कर हकलाते हुए बोली, हाँ माँ, क्या हुआ? रेनू बिल्कुल उसे गौर से देखते हुए उसकी तरफ ही बढ़ने लगी। रेनू जैसे जैसे एक एक कदम सांची की तरफ बढ़ती जा रही थी, बेचारी सांची के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। रेनू अब सांची के बिल्कुल ठीक सामने खड़ी होकर बोली, सांची, ये तुम्हारे बालों में भभूत जैसा क्या लगा है? भभूत का नाम सुनते ही सांची का गला सूख गया था। वो मन ही मन सोचने लगी, हो न हो ये माया का ही काम है। ये भभूत उसके ही किसी पूजा पाठ के कारण मेरे बालों पर लगा होगा जब वो मुझे जिंदा कर रही होगी, लेकिन अब माँ को क्या बताऊं? तभी रेनू ने उसे दोबारा पूछा, बता कैसे लगा ये भभूत तेरे बालों में सांची? थी कहाँ तू? सांची ने हड़बड़ा कर कहा, माँ आप भी ना बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह मुझसे सवाल कर रही हैं। अरे हम सब निधि के घर थे ना, तो वहीं पर मिलकर बोनफाइट किया था, वहीं से लग गया होगा। इतना क्यों परेशान हो रही हो? चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे असाइनमेंट करना है। सांची तुरंत वहां से मुड़ी। थैंक गॉड ये बहाना एन वक्त पर याद आ गया, वरना बोलती क्या। सांची अपने कमरे में आई और खट से अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर बैठी तो न जाने कैसे उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने तुरंत अपने बैग का चेन खोला और अंदर से एक ब्लड का पाउच निकाला। अच्छा हुआ अमर ने ये पाउच मेरे बैग में रख दिया था। सांची ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वो सब जानता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। सांची ने वो ब्लड पाउच फाड़ा और आंख बंद करके सुकून से खून का एक एक कतरा गटक लिया। वो सांसें जो तेज चलने लगी थी अब धीमी हो चुकी थी। सांची दूसरा घूंट लेने ही जा रही थी कि रेनू ने फिर से दरवाजा खटखटाया। सांची! अभी अभी जो एक पल का चैन सांची को मिला था वो खत्म हो चुका था। रेनू की आवाज सुनकर सांची बिल्कुल घबरा चुकी थी। माँ, माँ को अब क्या काम पड़ गया मुझसे? वो मेरे कमरे में क्यों आना चाहती हैं? घबराहट के मारे बेचारी सांची इधर से उधर टहलने लगी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, माँ और पापा को किसी भी कीमत पर ये नहीं पता चलना चाहिए कि उनकी इकलौती बेटी अब इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर बन गई है। क्या गुजरेगी उन पर? माँ तो शायद एक बार को बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन पापा पापा तो पता नहीं ये शौक बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं। इतनी देर में रेनू कई बार दरवाजा खटखटा चुकी थी। सांची को कुछ समझ नहीं आया कि वो ब्लड पाउच कहाँ छुपाई, इसलिए जल्दी जल्दी में उसने सामने पड़े एक ड्रॉर में पाउच को अटका कर रखा। ड्रॉर वापस बंद किया और फटाफट उंगलियों से अपने होठ पोंछे कि खून के दाग न दिखे, और फटाक से दरवाजा खोलकर बिल्कुल सीधी खड़ी होकर बोली, हाँ माँ, क्या हुआ? रेनू ने अपने चेहरे पर संकोच के साथ कहा, क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आता, ये तू बात बात पर अपना दरवाजा क्यों बंद कर लेती है? ताकि डिस्टर्ब ना हो, और क्या? रेनू ने तुरंत पूछा, पर एक बात बता, तेरा लैपटॉप तो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है और मोबाइल भी अभी तू सोफे पर ही छोड़कर आ गई, तो तू असाइनमेंट कैसे कर रही है? अपने झूठ से एक बार फिर सांची की धड़कन तेज हो चुकी थी। दरअसल होता यह है कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो जड़ें जमा कर टिक नहीं सकता। हर छोटी छोटी बात पर डगमगाता रहता है। सांची भी सोच में पड़ गई कि अब वो बोले तो क्या बोले। उसकी बॉडी लैंग्वेज में हड़बड़ाहट साफ दिखाई दे चुकी थी, मगर फिर भी किसी तरह उसने तब बात संभाली ली। माँ, क्या करना है वो याद है मुझे, और असाइनमेंट हैंड रिटन बनाना है पेन पेपर से। अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं अपना काम खत्म कर लूं। रेनू के पास कहने को तो और कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो चुप रही, मगर वहीं खड़ी खड़ी सांची को टुकुर टुकुर देखती रही। पता नहीं क्यों, पर रेनू को कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। उसके मन में कुछ खटपट सा हो रहा था। क्या ये वो नहीं जानती थी? मगर वो कहते हैं ना, माँ बाप जाने या न जाने, मगर अपनी औलाद को कुछ हो जाए तो माँ का मन अशांत हो जाता है। रेनू के साथ भी बस यही बात थी। हालांकि वो वहां से चली गई और सांची ने दोबारा दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही वो वापस ड्रॉर के पास गई और जब खोलकर देखा तो वो ब्लड पाउच जो उसने रखा था, उसका सारा खून उसकी एक फैमिली फोटो जो वहीं रखी थी उस पर बह चुका था। सांची को यह देखकर बहुत दुख हुआ। शेखर, रेनू और सांची के चेहरे पर खून देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई थी। खून ड्रॉर से टपकते हुए नीचे फर्श तक फैल गया था। वहां पसरा खून सांची को अंदर से बेचैन करने लगा था। बेचैनी जब बहुत बढ़ गई और सांची से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो नीचे जमीन पर बैठ गई और बहते हुए खून को गौर से देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगी, जैसे वो उसे जमीन से चाट लेगी, बिल्कुल एक जानवर की तरह। वो जमीन की तरफ झुककर जमीन से खून चाटने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से रोक लिया। सांची छटपटाई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो अमर था।
उसने सांची को अपनी बाहों से रोक रखा था। सांची ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अमर क्या कर रहे हो तुम? रोक क्यों रहे हो मुझे? ये खून मुझे चाहिए अमर, मुझे पीना है इसे, छोड़ो मुझे प्लीज। सांची की ये बेचैनी अमर को बहुत परेशान कर रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे सांची को कभी ऐसी हालत में देखना पड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें सांची? ये जिंदगी जिसे मैंने अपने लिए कभी नहीं चाहा, आज तुम उसी जिंदगी से जूझ रही हो और मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कभी नहीं छोड़ूंगा सांची। जितनी बार तुम्हें रोकना पड़े तुम्हें रोकूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसे जानवर बनने नहीं दूंगा, कभी नहीं। सांची अमर का हाथ झटक कर खुद को छुड़ाने की बार बार कोशिश करती रही, मगर अमर ने पूरी ताकत से सांची को जकड़े रखा, मगर वो जमीन पर बहता खून उसे नहीं पीने दिया। आखिरकार थोड़ी देर बाद जब सांची थक गई और खुद को छुड़ा नहीं पाई, तब अमर ने कहा, तुम्हें खून पीना है ना सांची, मैं दूंगा तुम्हें खून। ये बोलकर उसने सांची को अपनी बाहों से छोड़ और अपना हाथ उसके आगे करके बोला, लो सांची, तुम्हें जितना खून पीना है पी लो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, बुझा लो अपनी प्यास, लो। सांची ने झपट कर अमर का हाथ पकड़ लिया। उसके कोने वाले नुकीले दांत अब बाहर निकल चुके थे। वो अमर के हाथ की तरफ झुकी और अपना दांत अमर के हाथ पर गड़ा दिया। अमर चुपचाप बस गौर से सांची को देख रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, सांची ने अपना मुंह बंद किया और अमर का हाथ छोड़कर 2 कदम पीछे हो गई। उसकी छटपटाहट तो खैर अब भी उतनी ही थी, मगर उसने अमर का खून नहीं पिया। ये देखकर अमर का चेहरा जो ना उम्मीदों से डूबने लगा था, उस पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। वो सांची को देखकर खुश था। तुम जानती नहीं, ऐसा करके तुमने मेरे दिल में कितनी बड़ी उम्मीद जगाई है। तुम चाहती तो मेरा खून भी पी सकती थी और मैं तुम्हें रोकता भी नहीं, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। सांची, तुमने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि ऐसे नाजुक घड़ी में भी तुम खुद पर कंट्रोल पा सकती हो। यही सब सोचते हुए अमर झट से सांची के पास गया और उसे अपनी दोनों बाहों से कस के पकड़ के अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे सांची बिल्कुल शांत हो गई। अमर ने सांची को देखकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू सांची। मुझे पता है तुम धीरे धीरे खुद को कंट्रोल कर लोगी, इस हैवानियत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी। सांची गौर से अमर की बात सुनती रही। अमर ने आगे कहा, वैसे अंकल आंटी को कोई शक तो नहीं हुआ ना तुम पर? सांची ने उदास मन से कहा, नहीं, शक तो नहीं हुआ, मगर आखिर में उनसे कितना झूठ बोलूंगी अमर, और कब तक? एक ना एक दिन तो उनको सब पता चल ही जाएगा ना फिर। अमर के पास भी खैर इस बात का कोई निश्चित जवाब तो नहीं था, मगर उसने सांची को शांत करने के लिए कहा, सांची, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा। देखो, सच तो एक ना एक दिन उनके सामने आएगा ही और हम इसे चाहकर भी नहीं रोक सकते, मगर मुझे इतना यकीन है कि जिस दिन उन्हें पूरा सच पता चलेगा कि आखिर किन हालातों में तुम्हें वापस जिंदा किया गया है, मुझे यकीन है उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर इकलौती औलाद हो तुम उनकी, और तुम्हें कभी न देख पाने का दर्द से तो ये बेहतर है कि कम से कम उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने है, भले एक वैम्पायर बनकर ही सही। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं सांची, देखना वो तुम्हें समझ जाएंगे। सांची बस टुकुर टुकुर अमर को देखते हुए उसकी बातें सुनती रही। एक तरफ जहां सांची अपनी सच्चाई को लेकर परेशान थी, वहीं लैला इस खबर से बिल्कुल हैरान थी। वो भागकर केविन के पास आई और बोली, केविन, एक बहुत बड़ी न्यूज है। केविन ने चौंक कर कहा, बहुत बड़ी न्यूज? क्या? सांची अब नॉर्मल इंसान नहीं रही, बल्कि एक वैम्पायर बन गई है। हाँ केविन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मगर कैसे? कैसे हुआ ये सब? लैला ने केविन को सांची के मरने से लेकर उसके वैम्पायर बनने की सारी कहानी बता दी। ये सब सुनकर केविन का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। उसने सोचते हुए लैला से कहा, इस सब में सबसे बड़ा नुकसान जानती हो लैला किसका है? किसका? लैला ने सोचते हुए कहा। केविन ने मुस्कुराकर कहा, माहिरा का। वैसे माहिरा ने सांची को वैम्पायर बनने से रोका नहीं? वो बेवकूफ लड़की जो दिन रात अमर के नाम की माला जपती रहती है, उसे ये समझ नहीं आया कि सांची का वैम्पायर बनना उसे अमर से दूर करने की बजाय उसे अमर के और करीब ले आएगा। केविन, जहां तक मुझे पता चला है इन सब के पीछे माहिरा ही है। अब मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। मे बी वो ये सोच ही नहीं पाई हो जो तुम सोच पा रहे हो। केविन तीखी मुस्कान के साथ बोला, अगर ऐसा है लैला, तो माहिरा अभी बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे लगता है लैला कि हमें उसकी इस मुसीबत का पूरा फायदा उठाना चाहिए। लैला ने आगे पूछा, वैसे उस चाकू की शक्तियों का क्या हुआ? अजरबी ने उसे खत्म किया या नहीं? केविन ने कहा, उसी की ही तो बात कर रहा हूँ लैला। चाकू की शक्तियां तो खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो समझौते की वजह अब मिल चुकी है। केविन ये बोलकर तुरंत वहां से निकल गया।
वहां से निकलकर कुछ ही पल बीते थे कि केविन सीधा माहिरा के घर में दिखा। माहिरा अपने सिर पर हाथ रखे बिल्कुल परेशान बैठी थी। केविन ने पीछे से कहा, क्या हुआ माहिरा, अपनी ही की गई गलतियों पर पछता रही हो? केविन की आवाज सुनकर माहिरा बिल्कुल गुस्से से फनफनाई हुई उठी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे सामने आने की? एक बार मात खाकर अकल ठिकाने नहीं आई क्या तुम्हारी? केविन ने हंसते हुए कहा, देखो, हिम्मत और अकल की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। तुमने अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कितनी बड़ी गलती की है ये मुझे पता चल चुका है। मगर मगर अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। केविन की ये बात सुनकर माहिरा के दिल में एक नई उम्मीद जग गई। वो ध्यान से केविन की बात सुनने लगी। केविन ने आगे कहा, तुम अब भी अमर को पा सकती हो और मैं खुद तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा। माहिरा ने हड़बड़ाकर पूछा, सौदा? कैसा सौदा? तुम्हें वो चाकू मुझे वापस देना होगा। माहिरा भौं तान कर बोली, चलो मान लो मैंने तुम्हें वो चाकू दे दिया, तो बदले में तुम क्या करोगे? केविन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अमर को शायर कैसे करना है। अगर तुमने अमर को शायर कर दिया तो समझ लो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तुम जो कहोगी वो अपने कान पकड़कर तुम्हारी बात मानेगा। अगर तुम कहोगे उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा। तुम रूल्स बनाओगी और वो फॉलो करेगा। केविन की ये बातें सुनकर माहिरा की आंखें खुशी से चमकने लगी। क्या अमर माहिरा के इस जाल में फंस जाएगा? क्या शेखर और रेनू जान पाएंगे सांची का असली सच? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क।